हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजकमल और आप देख रहे हैं एड ब्रो। दोस्तों, आज चैनल का फर्स्ट वीडियो होने वाला है जहां पे हम बात करेंगे मिस्टर कन्हैया कुमार के बारे में, वन ऑफ द टॉपर नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में कई तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ काफ़ी ब्रिलियंट होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं और वैसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनका पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्कोरिंग टिप्स के बारे में। लोगों को नहीं पता, पहले मैं मिस्टर कन्हैया कुमार का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। हम दोनों सेम स्कूल के हैं, फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर, हसनपुर आजी, नालंदा। और इनके स्कोर्स की बात करूं तो इनके क्लास 9th में थे 86% और क्लास 10th में ही गॉट 98%। सो आप देख सकते हैं ये 12% का इंक्रीमेंट इनके स्कोर्स में आया है। तो वो कैसे आया है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे थे 9th में 95% और क्लास 10th में मेरे आए 94.5%। सो मैंने कहा मिस्टेक्स करे और उन्होंने क्या स्ट्रेटजी बनाई। बेसिकली वी विल टॉक अबाउट डूज एंड डोंट्स। वो आपको बताएंगे कि क्या करना है और मैं बताऊंगा क्या गलती नहीं करनी है। वेल, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फाइनली दोस्तों, हम कनेक्ट हो गए मिस्टर कन्हैया कुमार से। हाय मिस्टर कन्हैया। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आपको फील कैसा हो रहा है? आपको बहुत खुशी हो रही होगी। कोई ऑब्वियसली खुशी तो सबको होगी, और मुझे ऐसा लगा कि मैं सेलिब्रिटीज बन गया सबके लिए। इधर से कॉल, उधर से कॉल, और टीचर से कॉल, पेरेंट्स खुश, सब खुश। हार्डवर्क का आगे परिणाम। फिर हम बात करते हैं आपका एक्सपेक्टेशन के बारे में कि स्टार्ट में आपने क्या एक्सपेक्ट किया था जब आप क्लास 10 में इंटर किए थे? आपका 86% था, तो क्या आप कुछ डिटरमाइन हो गए थे कि तो मुझे ये करना ही है? और फिर लास्ट टाइम जब आपने एग्ज़ाम दे दिया उसके बाद आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थे कि कितना आ जाएगा? 10th के स्टार्टिंग में बाई हार्डली 90% था एक्सपेक्टेशन, उससे ज्यादा नहीं था। धीरे धीरे टेस्ट हुआ, इम्प्रूवमेंट होते गया होते गया होते गया, 90 से 95 पहुंचा। 95 से प्री बोर्ड में थोड़ा और अच्छा हुआ, 96, 97, और लास्ट में थोड़ी और मेहनत कर ली और फाइनली 98 तक मेरा एक्सपेक्टेशन चले गया था। और एग्जाम देने के बाद जब मैं एग्जाम दे के आया, लास्ट एग्जाम, तो कंफर्म हो गया था कि 97 से प्लस ही आएगा। ओके, सो आप अपने एक्सपेक्टेशन को रीच कर गए, ठीक है। और अब यस। हम जानना चाहते हैं आपके ये जो सडन जो आपने इंक्रीज मारा, इतना जो आपने जंप मारा 12% का, आखिर आपके टाइम टेबल क्या थे और आपके डिस्ट्रैक्शन क्या थे? सोशल मीडिया जो आज के ज़माने में कहा जाता है स्टूडेंट्स को कम यूज करने के लिए, मीन्स आपने कितना यूज किया व्हाट्सएप को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, और किस चीज़ के लिए यूज किया? और फिर बाकी अपने स्लीपिंग आवर्स, अपने प्लेइंग आवर्स क्या थे? हाँ, तो सबसे पहले स्लीपिंग आवर के बारे में बताता हूँ। 7 मिनिमम था मेरा, मतलब 7 तो होल ओवर था मेरा। 7, लगभग 7, उससे कम मैं कभी नहीं सोया। 7 ओवर के लगभग में था। एंड उसके बाद प्लेइंग के बारे में, तो हर संडे को, लगभग संडे को मैं इन द मॉर्निंग खेलने जाता था। कभी कबड्डी तो कभी क्रिकेट, समटाइम्स बैडमिंटन। और सोशल मीडिया की बात है तो मैं व्हाट्सएप भी यूज करता था, फेसबुक भी, एंड अदर जैसे यूट्यूब है और भी है, सबको यूज करता था। लेकिन काम के पर्पज से, मतलब स्टडी पर्पज से, बस यूट्यूब पर भी मैं स्टडीज वीडियो देखता था, कभी कोई मोटिवेशन। ओके, सो आपने टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज किया अपने एजुकेशनल पर्पस के लिए, राइट? ठीक है, तो यस। अब बात करते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। ये आपने कैसे प्रिपरेशन करा है? हर एक सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम दिया है? किसको ज़्यादा प्रेफर किया, किसको कम प्रेफर किया? आपके क्या स्ट्रेटजी थे? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है उसको इतना अच्छा बना लीजिए कि आप 100% स्कोर कर पाए। और मैं बेसिकली शुरू से ही मैथ को अपना 100% स्कोरर सब्जेक्ट मानता था, और मैथ में मैं उतना मेहनत भी किया था। साइंस में भी मुझे उम्मीद थी, लेकिन लास्ट टाइम में मैं कुछ ज्यादा मेहनत कर लिया था। साइंस में इतना 100% उम्मीद नहीं थी, लगभग 95 प्लस लाने का था। लेकिन लास्ट समय में मैं एनसीईआरटी को
लास्ट टाइम में 3 बार पढ़ा था मैं एनसीईआरटी को, सिर्फ एनसीईआरटी को। इस कारण से मीन्स मैं ये सोच लिया था कि जो मेरा अच्छा है उसको और भी अच्छा बनाना, मतलब बेहतर को बहुत ज्यादा बेहतर और 100% स्कोर करना है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि जो वीक है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उससे क्या होता है उनका जो स्ट्रांग है वो भी एवरेज पे पहुंच जाता है और वीक तो एवरेज पर आ ही जाता है, उससे कोई ज्यादा रिजल्ट उनको नहीं मिल पाता है। और उनको एक सस्पेंस होता है कि मैं मैथ में अच्छा था और कम नंबर कैसे आ गया, मीन्स एक हो जाता है। तो हमें सबसे पहले जो स्ट्रांग है उसको इतना स्ट्रांग कर लेना है कि मैं 100% स्कोर कर पाऊँ, और बाद में मैं वो सब्जेक्ट को भी देखना होगा। ओके, तो आपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफर किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एसएसटी का हम बात करें अगर, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर उनका एसएसटी स्ट्रांग है तो वो एसएसटी को पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि मेरा तो स्ट्रांग सब्जेक्ट है, उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है जो कि फेक कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तो वो स्ट्रांग नहीं होगा। वो पढ़ते हैं इसलिए स्ट्रांग रहा, उसके कारण वो जो पुअर सब्जेक्ट है उसको हल्का से उठा पाते हैं, लेकिन ये जो डाउन हो जाता है मीन्स उनका जो रिजल्ट रहता है एवरेज ही रह जाता है, जितना था उतना ही, और वो बाउंस नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना होगा, जैसे एसएसटी मेरा स्ट्रांग है तो हम एसएसटी को इतना स्ट्रांग कर ले कि हम उसमें 100% स्कोर कर पाए, उसके बाद अदर सब्जेक्ट को हमें तब तक एवरेज पर ले आना है, उसको भी ट्राई करना है 100% स्कोर करने के लिए, अगर आप नहीं कर पाए तो भी। तो हम बात करना चाहिए कोचिंग पे और स्कूल पे कितना डिपेंडेंट होना चाहिए, किस सब्जेक्ट में किस पे डिपेंडेंट होना चाहिए, और कोचिंग में है भी तो कोचिंग में कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। यस, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आपका एम सिर्फ सीबीएसई बोर्ड है, आगे भी आपको सीबीएसई बोर्ड पर ही एम करना है, तो आप कोचिंग का आपको कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए स्कूल सफिशिएंट है। लेकिन आपको अगर अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करना है तो आपको कोचिंग ज्वाइन करना होगा, क्योंकि स्कूल में उतना फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं हो पाता है। और अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रखे हैं और स्कूल भी आपके साथ साथ चल रहा है, तो आपको सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्कूल को प्रीफर करना होगा, और अदर्स के लिए आपको कोचिंग को प्रेफर करना होगा। आपको कोचिंग उतना ही है जैसे स्कूल में ही आपको सब चीज होगा, मार्क्स भी आपको स्कूल से ही मिलना है, अदर सिलेबस का कंटेंट स्कूल को ही रहता है, हमें कोचिंग का यूज करना होगा। बहुत बच्चे क्या होते हैं मैथ के लिए कोचिंग लेते हैं लेकिन तब भी वो स्कोर नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैं अपनी कोचिंग का ही बात करूं तो उसमें बच्चे थे लेकिन सबका स्कोर मैथ में अच्छा नहीं रहा, एक ही कारण से, क्योंकि वो सिर्फ कोचिंग में ही पढ़ते थे। कितने लोग सोच लेते हैं मैं कोचिंग जाता हूँ तो कॉन्फिडेंस हो गया, अगर आप कोचिंग जाते हैं तो आपको और मेहनत करना होगा, स्कूल में नहीं पढ़ते हैं मैं कोचिंग जा रहा हूँ क्यों पढ़ूंगा, इस कारण से भी उनका डाउन हो जाता है। तो अगर आप कोचिंग ज्वाइन किए हुए तब भी आप फुल कंसंट्रेशन के साथ स्कूल में पढ़िए, कोचिंग में भी पढ़िए, घर पर भी पढ़िए, आपको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा और उससे ज्यादा ही करना पड़ेगा। अब बात करेंगे हम स्पेसिफिकली सब्जेक्ट के बारे में, हर एक सब्जेक्ट में आपका क्या स्ट्रेटजी था, क्या टाइम टेबल आपने बनाया था हर एक सब्जेक्ट में, कौन सी बुक फॉलो की थे, क्या कुछ मीन्स मेन चैप्टर को ज़्यादा ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था, और क्या उस जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको कम प्रेफरेंस दिया या सबको इक्वली प्रेफरेंस देना चाहिए। सो शुरू करते हैं सबसे पहले मैथ से, मिस्टर कन्हैया। मैथ के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस का फुल नॉलेज होना चाहिए, क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस के लिए हम सीबीएसई वेबसाइट पर से डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस को, और उसको क्या पढ़ना है वो हम जान सकते हैं। हमें ये भी जानना होगा कि सीबीएसई बोर्ड किस स्ट्रेटजी से क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे इस बार क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ, इस बार और चेंज हो सकता है, तो उसके अनुसार हमें प्रिपरेशन करना होगा, ठीक है। और बाकी ईयर में क्या होता था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन इस बार आ गया तो ऑब्जेक्टिव पर भी हमें ध्यान देना होगा, उसी से अगले बार जैसा सिलेबस रहा उसके अनुसार ही हम पढ़ना होगा। स्टार्टिंग से हमारा ये स्ट्रेटजी होगा कि हम हर चैप्टर को इक्वल वैल्यू दें स्टार्टिंग से, बट हमें लास्ट में मार्किंग स्कीम के द्वारा ही मींस कौन सा चैप्टर से कितना मार्क का क्वेश्चन आ रहा है उसके अनुसार पढ़ना होगा, लेकिन शुरू से हमें हर क्वेश्चन हर चैप्टर को इक्वल वैल्यू देना होगा। हमें ये नहीं जानना होगा कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में हमें ये जानना होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होता है, तो उसका हमें ज्यादा शुरू से पढ़ना होगा, फुल फोकस करना होगा ट्रिग्नोमेट्री पर। तो इसी तरह से और कौन सा बुक हमें फॉलो करना है इसके लिए, तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी जो मस्ट है, उसके बाद आरएसए वाला आप यूज कर सकते हैं, आरडी शर्मा भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं बनाना है। अगर आप आरडी शर्मा को पूरा बनाने लगेंगे आपका बाकी सब सब्जेक्ट में थोड़ा गिरावट आ सकता है।
और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर। लास्ट के समय में हमें सैंपल पेपर का पूरा प्रैक्टिस करना होगा 3 आवर सेट के साथ, और क्वेश्चन बैंक को हमें ऑल थ्रू द ईयर हमें उस पर प्रैक्टिस करना होगा। तो फर्दर मूव करते हैं दूसरे सब्जेक्ट साइंस पे। साइंस में थ्योरी पार्ट भी है, न्यूमेरिकल पार्ट भी है, और रखने वाला भी पार्ट है जो जैसे, और कंसेप्चुअल पार्ट भी है। तो हमें फिजिक्स में, स्पेशली फिजिक्स में बोल रहा हूँ, फिजिक्स के न्यूमेरिकल के लिए हमें साइड बुक मस्ट है। साइड बुक का पूरा क्वेश्चन हमें बनाना होगा, क्वेश्चन बैंक का पूरा क्वेश्चन बनाना होगा न्यूमेरिकल के लिए सिर्फ, क्योंकि फिजिक्स में 50% न्यूमेरिकल का चांस रहता है, 50% न्यूमेरिकल ही आता है। और थ्योरी पार्ट के लिए हमें और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए साइड बुक का यूज करना होगा, लेकिन थ्योरी पार्ट के लिए क्या हम एग्जाम में लिखेंगे वो एनसीईआरटी से ही होना चाहिए लगभग डिट्टो, ताकि हमें 100% मार्क्स मिल जाए। ऑब्जेक्टिव सेक्शन के लिए हमें एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। और केमिस्ट्री में सिर्फ केमिस्ट्री का मैं बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री का हर इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी से हमें याद करना होगा। हर एक इंफॉर्मेशन हमें साइड बुक पर नहीं जाना होगा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का हर इंफॉर्मेशन हमें एनसीईआरटी से याद करना होगा। और जो हमें इम्पोर्टेंस देना होगा वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन को भी देना होगा और एक्सरसाइज को भी देना होगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन बैंक को सोल्व करते हैं ये साथ ही में। और लास्ट में 3 आवर सेट प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ अब बात करते हैं एसएसटी के बारे में। सो आपने इस फियर को कैसे डील किया, आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगे कि आपने शुरू से ही स्टार्ट किया था या फिर लास्ट में या बीच में कभी स्टार्ट कर दिया था? तो मैं एसएसटी के बारे में स्पेशली बताता हूँ। तो एसएसटी में मैं क्या करता था, एक बार स्टोरी सुना और 4-5 स्टूडेंट को स्टोरी सुनाता था। मैं जैसे कोई भी रेसेस टाइम में किसी को मैं बैठा लिया अपने साथ और उसको स्टोरी सुनाने लगा, उससे क्या होता था, मेरा भी कंसेप्ट क्लियर होता था और उसको भी गेन कर जाता था। तो आपको जो बहुत सिंपल तरीका है आपको याद करने का, एक बार स्टोरी सुनिए, स्टोरी को दूसरे को सुनाइए और बार बार रिवाइज करते जाइए, खुद ही रिवाइज कीजिए, आपको याद रहेगा। और ऑब्जेक्टिव सेक्शन, क्योंकि एसएसटी में भी ऑब्जेक्टिव है, तो ये सिर्फ आपको इंटरेस्ट जगाने के लिए स्टोरी बना है। और अगर आपको मार्क्स चाहिए, फुल मार्क्स चाहिए, तो आपको एनसीईआरटी को तो पढ़ना ही होगा लाइन बाय लाइन। एनसीईआरटी से क्वेश्चन डिट्टो मैच करता है, इसीलिए आपको हर पैराग्राफ से क्वेश्चन बनाना होगा। और आप सिर्फ नॉर्मल, आपको सिर्फ गुड मार्क्स चाहिए तो आप इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं, स्टोरी सुनिए और स्टोरी सुनाइए। और उससे भी आपको अच्छा चाहिए तो आप लिखिए उसको और प्रैक्टिस कीजिए। बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर्स नहीं उठा पाते हैं बहुत स्टूडेंट्स, सो इंग्लिश के बारे में आपका क्या व्यू है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना मार्क्स आपको बताऊंगा, इंग्लिश का मार्क्स आपको बताऊंगा, जो कि 92 मार्क्स है। ये कोई खास नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि कंपेयर करें अपने 9th के मार्क्स से तो ये बहुत ज्यादा बुस्टअप हुआ है, क्योंकि मेरे 9th में 58 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100 यस। तो ये बहुत ज्यादा मींस बिलो एवरेज यू कैन से, लेकिन इससे मैंने इस तक पहुंचा, इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस इंक्लूड थे। मैंने डेली 2 से 3 पेज अबाउट माई सेल्फ लिखा, उसके बाद स्टोरी राइटिंग को डेली लिखा, लेटर प्रैक्टिस किया, अदर प्रैक्टिस था। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्रामर सेक्शन, उसका मैंने हर वीक में लगभग 20 ऑल ओवर मींस रीडिंग ओवेशन सब मिला के 20 प्रैक्टिस किया। और रीडिंग सेक्शन को भी फुल फोकस के साथ लिखा। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए वो राइटिंग सेक्शन था। मैंने राइटिंग सेक्शन को मस्ट कर लिया था, मुझे राइटिंग सेक्शन स्ट्रॉन्ग करना था, इसलिए शुरू से मैं राइटिंग सेक्शन पर फुल फोकस था। 2 टाइम्स आपने अपने स्कोर्स को बढ़ाया है अपने इंग्लिश में। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है हमारे ओवरऑल परसेंटेज में, सो इंग्लिश को आप हल्के में ना लें, ये मेरा पर्सनल व्यू है। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम संस्कृत पर। संस्कृत के लिए हमें प्रैक्टिस करना होगा, बुक को उतना वैल्यू नहीं देना होगा, हमें मोर वैल्यू देना होगा प्रैक्टिस को। हमें ग्रामर स्किल को बढ़ाना होगा। अगर आपको सिर्फ ग्रामर ही भी आता है तो संस्कृत में आप 100% स्कोर कर सकते हैं। ये हमने बात करी स्पेसिफिकली सारे सब्जेक्ट के बारे में, तो मिस्टर कन्हैया ने बहुत कुछ बताया है इस सारे कन्वर्सेशन में, बहुत कुछ बताया हर एक सब्जेक्ट के बारे में, स्पेसिफिकली क्या फॉलो करना है क्या नहीं करना है, उस पर ज़रूर ध्यान देना है। और अब हम बात करना चाहेंगे
कि आपका जैसे बहुत लोग का फियर होता है, बोर्ड फियर, पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम आता है स्टूडेंट्स के लाइफ में, जहाँ पे उनको बहुत डर लगता है। मीन्स फैक्ट हम भी बहुत डरे हुए थे। आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो आप 10th में इस साल बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे? तो बेसिकली नर्वस तो सब में ही होता है, लेकिन उस नर्वस को हमें हटा लेना है। नर्वस कैसे हटाया जाए, प्रैक्टिस करके हटा सकते हैं। बस हमें प्रैक्टिस करना होगा ताकि हम नर्वस को ओवरकम कर सकें। तो आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है 3 आवर्स प्रैक्टिस के बारे में। बिल्कुल सारे स्टूडेंट्स को ये प्रैक्टिस करना ही चाहिए 3 आवर सिटिंग का। तो और जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि आप अपने स्टूडेंट्स को ये 3 आवर सिटिंग का प्रैक्टिस ज़रूर कराएं। 3 आवर्स में आप ज़रूर देखें कि 3 आवर्स में कितना कंसंट्रेट करके वो लिख पा रहे हैं या नहीं। कन्वर्सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। इस कन्वर्सेशन को ज्वाइन करने के लिए मैं बहुत थैंक्स करना चाहूँगा मिस्टर कन्हैया कुमार को। लास्ट टाइम जाते जाते आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि लास्ट टाइम आप क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और पेरेंट्स को भी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए टॉपर? फॉर स्टूडेंट को 100% फुल कंसंट्रेशन, फुल फोकस के साथ और पूरा साल पढ़ना होगा, और हार्ड वर्क से आप छूट नहीं सकते हैं। अगर आपको अच्छा चाहिए, मीन्स एक होता है आप 95% है और उससे भी डाउन हो जाए, तो ये आपके लिए नहीं। आपको सक्सेस करना होगा। अगर आप सक्सेस चाहते हैं, कुछ बेहतरीन चाहते हैं, तो आपको हार्ड वर्क करना ही होगा। और अगर पेरेंट्स की बात है तो पेरेंट्स को अपने चाइल्ड के प्रति सपोर्टिव होना पड़ेगा। मीन्स उनके हर बुक या जो भी उनका डिमांड है, डिमांड इन द सेंस स्टडी डिमांड, उनको पूरा करते रहना होगा। और अपने चाइल्ड पर थोड़ा फोकस रखिए, क्या वो कर रहा है, ये वो। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि झूठ मूठ का कोचिंग का नाम से कोचिंग चल जाते हैं और कोचिंग करते नहीं है। मेरी ही कोचिंग में बहुत बड़े हुआ, तो उस पर आपको फोकस करना होगा, देखभाल करना होगा। और टीचर्स को अच्छे स्टूडेंट पर फोकस करना ही होगा। थोड़ा वीक स्टूडेंट पर फोकस कीजिए, क्योंकि मेरा 98% आ गया तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन कोई बच्चा फेल भी हुआ है तो उसके बारे में भी टीचर को सोचना होगा, क्योंकि एक ही क्लास में ऐसा हो जाता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, उसका भी जिंदगी है। तो टीचर को क्या करना होगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर को कमजोर बच्चे पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, ताकि वो बहुत ज्यादा अच्छा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मिस्टर कन्हैया, जो आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सारे कैटेगरी को आपने दे दिया है कि सारे कैटेगरी का क्या रोल है अपने स्टूडेंट्स के प्रति। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई भी क्वेरीज आपकी बाकी रह गई है तो फील फ्री टू कमेंट डाउन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स फ्रॉम माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।